वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में हम बुआंसी फोर्स, उत्प्लावन बल क्या होता है और जो प्रेशर में हमारा थोड़ा सा रह गया था कि द्रव में प्रेशर क्या होता है, लिक्विड में प्रेशर क्या होता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। और उसी के साथ आपका जो ये वाला सेक्शन है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बुआंट फोर्स, दाब, वायुमंडलीय दाब और उत्प्लावन बल क्या होता है, ये पूरा अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो सुपर टेट वाले बच्चे हैं, जूनियर एड की जो वैकेंसियां हैं उसके लिए परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ 18 तक का वेट कर लें, वरना तो यूट्यूब पर तो हज़ारों वीडियो आ चुकी हैं, ये बता देंगे आपको कि आपका कौन से सेक्शन में आपको अप्लाई करना है। तो अभी तक क्या पता चल पाया आपको कौन से सेक्शन में आपको अप्लाई करना है? नहीं पता चल पाया तो क्यों देख रहे हो उनको, इतना वीडियो पर इतना फोकस ना करें, 18 तक का वेट करें। जो ऊपर का 50 वाला सेक्शन है ना, जो कॉमन है सबके लिए, कृपया कुछ दिन तक उसकी तैयारी कर लें और 18 तारीख तक का वेट करें, क्योंकि वो ऊपर का 50 वाला सेक्शन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमें पता है वो सबके लिए कॉमन है। तो उसमें आपका करंट आ रहा है, नॉर्मल जीएस आ रही है, वो पढ़ लें इतना 18 तक। और 18 को जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तभी हम देखेंगे कि किस तरह की आगे तैयारी मैं करा सकती हूँ या फिर और किस तरह की चीज़ें हमें आगे करनी है। तो ऊपर वाला 50 नंबर वाला सेक्शन देख लें और परेशान ना हो, ज़्यादा यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में ना आए। कुछ लोग अच्छी नॉलेज देते हैं और कुछ लोग अच्छी नॉलेज नहीं देंगे, सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस परेशानी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो हर किसी पर बिलीव ना करें। कुछ टीचर्स अच्छी बातें भी बताते हैं और कुछ टीचर्स को बातों से मतलब नहीं है, सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, तो उन चीज़ों को ना देखें प्लीज़। अभी ये जो ऊपर का 50 वाला सेक्शन है ना, उसको पहले कंप्लीट कर लें 18 तक, और 18 के बाद जब पता चल जाएगा तब हम बात करेंगे कि किस तरह से तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास और समझते हैं प्रेशर इन लिक्विड, द्रव में दाब क्या होता है। ठीक है, देखिए, 2 दिन मैं अभी थोड़ा बिजी थी, मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रही है, अभी प्रॉपर सोने नहीं मिला है। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर थोड़े से वर्ड गड़बड़ हो जाएं तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा मैनेज आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड क्या होता है, द्रव में दाब क्या होता है। सपोज़ ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा है। ठीक है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, तेल हो चाहे आपका पानी हो, लिक्विड भरा है। ठीक है, अब जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ किसी पर्टिकुलर एरिया में, वैसे तो सब जगह प्रेशर लगाएंगे, लेकिन जब मैं डेफिनेशन की बात करूँगी, उसको बताना है, तो मैं क्या बताऊँगी, मैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया उठा लूँगी, पर्टिकुलर जगह, क्षेत्रफल उठा लूँगी, और उस क्षेत्रफल में जो पानी के मॉलिक्यूल, प्रेशर तो हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत कार्य करता है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल उसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ और साथ में उसकी दीवारों की तरफ जो प्रेशर, जो सॉरी फोर्स लगा रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे, वही आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन लिक्विड कहलाता है, द्रव में दाब कहलाता है। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों और तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम द्रव का दाब कहते हैं। जो फोर्स लग रही है पानी के कणों, मॉलिक्यूल द्वारा उस फ्लूइड पर, उसके सरफेस पर, उसकी किनारों पर और साथ में उसके नीचे वाले फ्लोर पर, वही फोर्स, वही बल क्या है, आपका प्रेशर इन लिक्विड है, द्रव में दाब है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी कंटेनर की दीवारों पर फोर्स लगाया जा रहा है पानी के कणों द्वारा, और उसके नीचे तली, उसके नीचे फ्लोर पर भी जो फोर्स लगाया जा रहा है पानी के कणों, मॉलिक्यूल द्वारा, वही जो प्रेशर है पानी के अंदर वाला प्रेशर होता है, और उसे ही हम प्रेशर इन लिक्विड बोलते हैं। याद रखिएगा, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो होता है आपका डेप्थ, गहराई पर, और दूसरा होता है आपका घनत्व, डेंसिटी पर, और तीसरा होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण पर, ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन पर। कैसे डिपेंड करता है मैं अभी समझा दूंगी, लेकिन पता ये होना चाहिए अगर एग्जाम में आए कि जो लिक्विड इन प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, कहाँ वो ज़्यादा होगा, किन चीज़ों पर वो निर्भर करता है। तो याद रखेंगे, वो ऊंचाई पर, उसकी जो गहराई है, हाइट पर, वो उस पर डिपेंड करेगा। साथ में उसका जो
पानी जिस लिक्विड का में वो रखा है उस लिक्विड का क्या घनत्व है, क्या डेंसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, गुरुत्वीय त्वरण होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, आपका प्रेशर होगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल फोर्स को दुगना कर दिया जाए तो याद रखेंगे प्रेशर भी दुगना हो जाएगा। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जितना नीचे आते हैं उतनी ज़्यादा होती है ना। और वो जितना बढ़ेगा, मतलब इसका मतलब और आप नीचे आ रहे हैं तभी तो आप जो है वो प्रेशर जो है नीचे की तरफ, जो गुरुत्वाकर्षण एसिलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जितना आप नीचे आएंगे वो ज़्यादा होगा, और जब वो ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है आपका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। चाहे लिक्विड की बात करी जाए, चाहे आपकी नॉर्मल प्रेशर की बात करी जाए। तो याद रखेंगे ये जो प्रेशर होता है वो तीन चीज़ों का गुणनफल होता है। एक तो आपका हाइट का, एक आपका डेंसिटी का, घनत्व का, और एक आपका ग्रेविटेशनल एसिलरेशन का, त्वरण का। ठीक है। लेकिन जो बात मेन याद रखनी है एक और, वो ये है कि ये जो प्रेशर होता है लिक्विड में, ये इस कंटेनर के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। द्रव का जो दाब है वो बर्तन, जिस बर्तन में वो रखा है उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज एंड शेप। ये वाली बात याद रखनी है। इसकी बॉटल का चाहे ये इस साइज़ की हो, चाहे देखिए इसकी शेप ऐसे हो, इससे मैटर नहीं करता प्रेशर। प्रेशर जो मैटर करता है लिक्विड में वो आपका डेप्थ गहराई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, और आपकी जो डेंसिटी है उस पानी की, घनत्व है, उस पर डिपेंड करता है। कंटेनर का साइज़ क्या है या उसकी आकृति क्या है उस पर डिपेंड प्रेशर नहीं करता। ये बात आप याद रखेंगे लिक्विड के अंदर। ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रेशर कैसे डेप्थ पर डिपेंड करता है, कैसे गहराई पर डिपेंड करता है। जितना आप इसकी तली के नीचे होंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पानी जो है वो ज़्यादा होगा और उसका भार ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से नीचे जो है प्रेशर और भी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, इसका फ्लो है, वो बहुत तेज़ी से है। और यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पर पानी का भार कम है तो कम प्रेशर लगेगा। और यहाँ पर तो पानी इतना सही रह गया तो उसका भार और भी कम है तो यहाँ पर प्रेशर और भी कम है। तो प्रेशर जो है ऊपर जितना भी हम तली से, इसकी तली से गहराई से जितना ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, पानी में जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। और जितना ही हम गहराई के निकट आते चले जाएंगे, पानी में जो प्रेशर है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पानी बढ़ता चला जाता है, उसका वेट जाता है, जिसकी वजह से जब वेट ज़्यादा है, उसका भार ज़्यादा है पानी का, तो नीचे की तरफ प्रेशर, सीधी सी बात है, वो भी ज़्यादा होगा। और पहले पॉइंट में यही लिखा है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समान अनुपाती होता है। अर्थात अगर आप गहराई को बढ़ाते हैं, जितना मैं नीचे आती चली जाऊंगी, मेरी गहराई जितनी बढ़ती चली जाएगी तो जो मेरा द्रव में प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो गहराई बढ़ती है, ऊपर के द्रव का भार जो है वो भी बढ़ जाता है। ये जो पानी है वो ज़्यादा होता चला जाएगा और इसका जब वेट बढ़ेगा, इसका भार जब बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है जो तली है नीचे, जितनी आप डेप्थ में जाएंगे वहाँ पर भी प्रेशर जो है वो आपका बढ़ता चले जाएगा। द प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट प्लेन। दैट इज़ प्रेशर ऑफ द फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग डेप्थ, बिकॉज वेट ऑफ द फ्लूइड अबव इंक्रीज विच इंक्रीज द डेप्थ, है ना। उससे क्या होगा, डेप्थ जो है उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो पानी का भार है वो भी बढ़ता चला जाता है। एक बात और इसमें जो सेकंड पॉइंट में बताई है वो ये बताई है, जब पानी स्टेशनरी सिंपली भरा रखा है तो वो स्थिर अवस्था में है, उसमें अगर मैं किसी बिंदु पर छेद कर दूंगी, सब जगह समान, मतलब समान डेप्थ पर, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, समान डेप्थ पर 3 बिंदुओं में 3 होल करे गए उसमें, तो इसमें ये देखा गया तीनों जगह प्रेशर क्या हुआ, समान हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ कहता है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है वो प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। अर्थात एक ही गहराई पर सभी दिशाओं में जो प्रेशर होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर जब एक ही गहराई में 3 होल करे गए, 3 छेद करे गए, तो तीनों में ही प्रेशर समान था। तो यही बात याद रखनी है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन स्टेशनरी फ्लूइड, सभी डायरेक्शन में वो क्या होगा, इक्वल होगा, समान डेप्थ पर। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि
किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। जैसे हाइट पर अभी हमने देखा जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। सेम ऐसे ही ये घनत्व पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द प्रेशर। द हायर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हायर इट, उसका प्रेशर होगा एट एनी डेप्थ, किसी भी गहराई पर। जैसे यहाँ पर समझाया भी है, देखिए जो पानी है, पानी का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो यहाँ पर ज़्यादा होती है किससे? कुकिंग ऑयल से। इसलिए जो पानी में प्रेशर है किसी पॉइंट पर, आप देखेंगे इसकी यहाँ पर जो फ्लो है वो काफ़ी दूर तक गया है और इसका फ्लो जो है यहाँ तक ही गया है। इसका मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो घनत्व होता है वो क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान। मास क्या होता है? द्रव्यमान। तो जो आपकी डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो मास द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। और जो इसका मतलब जिसका भार ज़्यादा होगा, जिस जिस सब्सटेंस का भार ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा जहाँ होगा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए किसी बिंदु पर पानी में प्रेशर ज़्यादा होगा या उसी सेम जगह के बिंदु पर ऑयल में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो याद रखेंगे पानी में प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और समान बिंदुओं पर अगर होल कर दिए जाएं तो क्या सब जगह प्रेशर सेम होगा? जी हाँ, सब जगह प्रेशर सेम होगा। और याद रखेंगे जितना हम गहराई से ऊंचाई पर जाएंगे जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। और प्रेशर आपका गुरुत्वीय त्वरण पर भी डिपेंड करता है। जितना भी आपका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता चला जाएगा, याद रखेंगे प्रेशर भी आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो था आपका द्रव में प्रेशर क्या होता है, लिक्विड में आपका प्रेशर क्या होता है। अब हम समझेंगे पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है? ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ब्लेस पास्कल, और उन्होंने ही अपने नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने अपने पहले कथन में, नियम के पहले कथन में क्या कहा? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल नहीं है। हमने माना ग्रेविटेशन है ही नहीं, है ना। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जो हमें रोक कर रखता है पृथ्वी पर, पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींचती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बार के लिए ये मान लिया जाता है कि वो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट हम एज्यूम करेंगे कि वो नेग्लिजिबल है, वो है ही नहीं। तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दबाव होगा वो समान होगा। तो याद रखेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट में प्रेशर एट ईच पॉइंट विद इन द फ्लूइड इज इक्वल। उसमें चाहे आप यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे आप यहाँ हो, सब जगह प्रेशर सेम होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? आपका जो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। अगर ऐसी बात है और पानी संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो प्रेशर जो है ईच पॉइंट विद इन द फ्लूइड इज़ इक्वल। हर जगह प्रेशर जो है, जो आपका दाब है वो बराबर होगा। ये बात याद रखनी है। ये है पहली नियम। दूसरा नियम, दूसरा कथन क्या कहता है इनके नियम का? वो ये कहता है किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर applied on the confined liquid is distributed or transmitted eventually throughout the liquid in all direction। कहने का मतलब क्या है, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये कहता है कि अगर किसी बर्तन के अंदर बंद द्रव भरा है, जैसे इसमें जो है अंदर इसके लिक्विड भरा है, और मैंने इस जगह से यहाँ पर प्रेशर बल लगाया है ना, बल लगाया किसी भाग पर, तो उसमें क्या होगा? जो प्रेशर है वो ऐसा नहीं है सिर्फ उतने ही जगह पर लगेगा जितना मैंने इस जगह पर बल लगाया, नहीं। तो जो प्रेशर होगा ना वो सभी जगह पर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? देखिए इतनी सी जगह पर मैंने बल लगाया, फोर्स तो मैंने इतनी सी जगह पर लगाया, लेकिन जो प्रेशर है वो सब जगह पर लगेगा। ये जो बल है, ये प्रेशर जो है सब जगह पर लगाएगा, और जिसकी वजह से ये कार उठ जाएगी
और इसी पास्कल के नियम पर आपके जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, जो आपकी स्टेपनी आप करते हैं, कार ख़राब हो जाती है, वो सब भी इन्हीं पर काम करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक वो सारे आपके पास्कल के नियम पर ही काम करते हैं। क्यों? पास्कल का नियम यही कहता है अगर किसी जगह फ्लूइड है और वो स्टेशनरी है और वो उसमें भरा हुआ है और वहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो वो फोर्स पर्टिकुलर किसी एरिया पर काम नहीं करेगी, वो फोर्स उस सारे लिक्विड में काम करेगी, वो सब जगह प्रेशर लगाएगी और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो दूसरी जगह है, जो भारी वस्तु है, वो यहाँ पर कम प्रेशर कम फोर्स लगाने पर भी क्या होगा, वो उठ जाएगी। जैसा होता भी है, हम क्या होता है देखिए, यहाँ पर ये इंसान एक फ़ोर्स लगा रहा है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी ये कार जो है वो उठ गई। उसके पीछे पास्कल का ही नियम है, क्योंकि पास्कल का नियम यही कहता है कि अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट नगण्य मान लिया जाए तो प्रेशर हर बिंदु पर सेम होगा, और जब प्रेशर हर बिंदु पर सेम होगा, अगर मैं थोड़ी सी जगह पर भी फोर्स लगाऊंगी तो उस फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो भी पानी में हर जगह होगा, और वो सब जगह से बराबर फोर्स वहाँ पर कार्य करेगी, तो प्रेशर सब जगह कार्य करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो भारी वस्तु है वो भी आपकी उठ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण से संचरित कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर 10 न्यूटन का परिमाण का मैग्नीट्यूड है, अगर 10 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई है तो ये 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सब जगह ये जो फोर्स होगी वो 10 न्यूटन की होगी। इससे मैटर नहीं करता कि आपने छोटी सी जगह से फोर्स लगाया है तो क्या वो छोटी सी जगह में ही कार्य करेगा, नहीं, वो इस पूरे पानी में ही होगा, वो भी 10 न्यूटन होगा। तो यही आपका पास्कल का नियम है, और इसी नियम के आधार पर हम बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से उनको उठा देते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, और जैसे आप स्टेपनी देखते हैं कार में, जब उसको चेंज करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है। आप थोड़ा सा वर्क करते हो और आपकी कार जो है वो ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पास्कल का नियम चलता है, और पास्कल का नियम यही कहता है आप जिस एरिया में फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो फोर्स सब जगह जो है बराबर काम करेगी। ये मैटर नहीं करता कि आपने थोड़ी सी जगह से फोर्स लगाई है। देखिए आगे हम इसमें थोड़े से पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको समझते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पर दाब का प्रभाव और कथनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई सब्सटेंस पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, जैसे बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है तो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। सेम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी जो होता है वो 100 डिग्री पर भाप बनने लगता है, वेपर बनने लगता है, तो वही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पर वो भाप बनने लगे, जिस तापमान पर कोई द्रव भाप बनने लगे वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जिस तापमान पर कोई सब्सटेंस पिघलने लगे वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो कैसे ये प्रेशर के साथ डिपेंड करते हैं, आइए उसको समझें। देखिए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, द सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इंक्रीज ऑन हीटिंग, जिनको हीट करने पर जिनकी जगह वॉल्यूम जो है वो जो जगह घेरते हैं वो वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है, जैसे मोम है, घी है, उनको हम गर्म करते हैं तो वो जगह घेर लेते हैं, ज़्यादा वो फैल जाते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है, जो जगह घेरना है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर उनका आयतन बढ़ जाता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। पहले अगर जैसे कोई सब्सटेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा था, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, सपोज 5 डिग्री हो जाएगा। तो जो सब्सटेंस अभी 0 डिग्री पर मेल्ट हो रहा था वही सब्सटेंस प्रेशर को बढ़ाने से कितनी डिग्री पर मेल्ट होगा, सपोज 5 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, वो सब्सटेंस जिनका वॉल्यूम बढ़ता है गर्म करने पर, जैसे मोम और घी, तो उनका अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वो सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो आपका गलनांक है, जो 0 डिग्री सपोज अगर उनका होगा तो वो बढ़कर 5 डिग्री हो जाएगा। पहले अगर वो सब्सटेंस 0 डिग्री पर पिघलना शुरू करेगा तो अब वो सब्सटेंस 5 डिग्री पर पिघलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, जिनका आयतन बढ़ता है
उनको हीट करने पर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों का वॉल्यूम घटता है, जैसे बर्फ़ हो गई है ना, बर्फ़ का जो आयतन है वो घट जाता है। बिस्मिथ हो गया, ढलवा लोहा हो गया, इन सब का जो आयतन है, वॉल्यूम है, गर्म करने पर वो घटता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनका वॉल्यूम कम होता है, घटता है, प्रेशर बढ़ाने पर उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो जाता है। जैसे अगर बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, लेकिन मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये सपोज़ -5 डिग्री हो जाएगा। तो जो बर्फ़ पहले 0 डिग्री पर पिघलना शुरू कर रही थी, अब वो -5 डिग्री पर ही पिघलना शुरू कर देगी। वो जल्दी पिघल जाएगी क्योंकि टेम्परेचर और माइनस में, सॉरी, वो और लेट से पिघलेगी क्योंकि टेम्परेचर और -5 में चला गया। तो याद रखेंगे, गलनांक जो है वो कम हो गया। पहले जो 0 डिग्री पर हो रहा था, अब वो -5 पर होगा, कम हो गया और ज़्यादा। तो ये बात याद रखनी है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देती हूँ, जिन सब्सटेंस का वॉल्यूम घटता है, तो उनका जो गलनांक है वो भी कम हो जाएगा। पहले बर्फ़ 0 डिग्री पर पिघल रही थी, अब ये 0 डिग्री पर नहीं पिघलेगी, अब ये -5 डिग्री पर पिघलेगी। मेल्टिंग पॉइंट जो है और भी ज़्यादा घट गया। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसका आप स्नैपशॉट खींच लेंगे या फिर अपने नोट्स में लिख लेंगे इस बात को। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यही बात यहाँ पर लिखी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल फ्लूइड इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। दाब बढ़ाने पर जो क्वथनांक है वो सीधा सा बढ़ता है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी जो है उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेरा क्वथनांक है, वो भी बढ़ जाएगा। जो पानी पहले 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू कर रहा था, अब वो पानी प्रेशर बढ़ाने पर 125 डिग्री पर बॉयल करेगा। तो याद रखिए, प्रेशर बढ़ाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो बढ़ता है। और मेल्टिंग पॉइंट के साथ अलग अलग केस होता है। अगर एरिया मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा और वहाँ पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो आपका गलनांक है वो भी बढ़ेगा। लेकिन जिन सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होता है और वहाँ पर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे हम इसमें देखेंगे कि बुआंट फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है, जिसे हम अपथ्रस्ट या उत्क्षेप भी बोलते हैं। देखिए सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसमें पानी भरा था, है ना, और इसमें कोई वस्तु डुबोई जाती है, तो वो वस्तु क्या होती है, कभी कभी तैरने लगती है, उसके भार में कमी आ जाती है, उसके जो वेट है वो कम हो जाता है। वो वेट क्यों कम होता है, क्योंकि नीचे की ओर से पानी में, नीचे की तरफ से पानी द्वारा एक फोर्स लगाई जाती है, और वही फोर्स आपकी बुआंट फोर्स होती है, अपथ्रस्ट फोर्स होती है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, और भार में ये जो कमी आती है, द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर जो है उस पर एक फोर्स लगाई जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है, और वही फोर्स बुआंट फोर्स होती है। सिंपल, पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाला गया, नीचे की तरफ से, पानी की तरफ से जब एक फोर्स लगाई जाती है उसको रोकने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को, वही फोर्स आपकी बुआंट फोर्स होती है। और ये फोर्स उतनी ही होगी जितना आपका पानी ऑब्जेक्ट द्वारा हटाया गया होगा। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट 8 kg का था, और जब ये पानी में डुबोया गया तो ये 5 kg का हो गया, तो भार कम हो गया। तो इसमें नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगी, तो वो फोर्स उतनी ही लगी जितना पानी उसने हटाया होगा, जितना पानी उस ऑब्जेक्ट ने, जैसे हमने इस पानी में डुबोया तो कुछ पानी निकल गया यहाँ से, देखिए, है ना, इस कंटेनर में आ गया। इस पानी का वेट जो कंटेनर में निकल कर आया, जितना पानी इस ऑब्जेक्ट ने हटाया, और जितना वेट कम हुआ, वो बराबर ही होता है, क्योंकि नीचे से उतनी ही फोर्स लगेगी जितना पानी वो ऑब्जेक्ट हटाएगा। और इस वस्तु ने जितना पानी हटाया, सपोज ये कुछ 3 kg का पानी हटाया, तो इस वस्तु का जो भार भी कम होगा, वो भी 3 kg का होगा, क्योंकि जो नीचे से फोर्स लगी वो भी उतनी ही लगी जितना इस वस्तु ने पानी को हटाया। और यही जो नीचे से फोर्स लग रही है, वही आपकी बुआंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, या हम इसको उत्क्षेप भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और यही, इसी सिद्धांत पर हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है,
आर्किमिडीज के अनुसार अगर कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है और भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है। जो अभी मैंने पीछे समझाया बिल्कुल वही बात है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पार्शली या कंप्लीटली इमर्ज्ड इन फ्लूइड, तो जो वेट में कमी आएगी, जो वेट डिक्रीज होगा, द रिडक्शन ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने अभी बताया, जितना पानी इसने हटाया होगा, इस ऑब्जेक्ट ने, जो ये ऑब्जेक्ट डाला गया, बॉक्स डाला गया और जितना पानी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाया गया और उसका भार, और जितना भार इस ऑब्जेक्ट का कम होगा, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। क्योंकि जितना पानी उसने हटाया, जब ये ऑब्जेक्ट इस पानी में डाला गया और इतना पानी इसने सपोज हटाया, तो इतनी ही जगह से नीचे के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो याद रखिए, यही आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। जैसे देखिए, ये वस्तु तैर रही है, क्यों तैर पा रही है? क्योंकि नीचे जो बुआंट फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है और ऊपर से जो फोर्स है वो कम है। ठीक है, इसने पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करा क्योंकि ये लेटी हुई है। देखिए, ये बॉटल इस तरह से गिराई गई। अब जब ये बॉटल इस तरह से गिराई गई तो उसने इतनी जगह का पानी हटाया, तो ज़्यादा पानी हटाया। ज़्यादा पानी हटाने से क्या हुआ, नीचे से ज़्यादा फोर्स लगी, 10 पाउंड की आपकी जो फोर्स है वो लगी, जिसकी वजह से जब ज़्यादा फोर्स नीचे से लगी और ऊपर इसका भार जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ऊपर है वस्तु तैरती रहेगी। लेकिन अभी मैंने क्या करा, इसको लिटा कर नहीं, सीधा कर दिया। सीधा करने से क्या होगा, इसका और इसमें साथ में कुछ कंकड़ भी भर दिए। ठीक है, अब तभी तो ये सीधी रहेगी। और उसके बाद जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये जो पानी को हटाएगी, है ना, अब जगह कम हो गई तो ये कम पानी को हटा पाएगी। और जब कभी ये कम पानी को हटाएगी ये बॉटल, तो यहाँ से जो नीचे से फोर्स लगेगी वो भी कम होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर अब जो है ऊपर का भार ज़्यादा होने लगा और नीचे का भार कम होने लगा, जिसकी वजह से ये जो बॉटल है वो पार्शली इसमें डूबी हुई है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पानी जो ये बॉटल हटाएगी वो बहुत कम पानी हटा पाएगी, जिसकी वजह से नीचे से फोर्स जो है वो लग नहीं पाएगी। तो नीचे वाली फोर्स तो कम हो जाएगी और ऊपर वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन पे ही आपका जो जहाज़ होता है पानी में वो काम करता है। पानी में जहाज़ क्यों तैरता रहता है? क्योंकि वो जितना पानी हटाता है वो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हटाता है, जिसकी वजह से नीचे से ज़्यादा फोर्स लगता है और जो जहाज़ है वो पानी में तैरता रहता है। लेकिन जो कील होती है वो पानी में डालते ही डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वो कील जो होती है, जो पानी हटाना होता है, वो उतना पानी नहीं हटा पाती जितना उसको रोकने के लिए चाहिए था। जैसे यहाँ पर इस वस्तु को रोकने के लिए नीचे से ज़्यादा फोर्स लग रही थी, उसी की वजह से ये तैर पा रही थी। लेकिन जब वस्तु के भार से ये तब तक होगा जब वो फोर्स वस्तु के भार से ज़्यादा होगी। जैसे देखिए, यहाँ वस्तु का भार तो 1 पाउंड था, लेकिन जो नीचे से फोर्स लग रहा है उसने पानी को ज़्यादा हटाया। पानी को ज़्यादा हटाने से नीचे से 10 पाउंड की फोर्स लगी, तो ये वस्तु तैर रही है। अब वस्तु का भार सपोज 9 पाउंड था और नीचे से फोर्स 10 पाउंड की लग रही है, अब भी 1 पाउंड ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से ये पार्शली ऊपर है। लेकिन हुआ क्या, जब ऊपर से फोर्स जो है, वस्तु का जो भार है वो 12 पाउंड का था, लेकिन नीचे जो जो फोर्स लग रही है वो 10 पाउंड की लग रही है, तो वो तो कम लग रही है ना, वो उसको रोक ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वस्तु नीचे डूब गई। तो इस तरह का ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। यदि किसी वस्तु का भार, वेट जो है एयर में W1 है और द्रव में डुबाने में उसका भार जो है W2 हो जाता है, जो जो कमी आएगी वो कितनी होगी, W1 माइनस W2। और ये सिद्धांत भी आपका किस पर, जो यहाँ से जो हमारा वो निकल कर आया, जो कमी निकल कर आई, वो क्या किस पर डिपेंड करती है, लिक्विड की डेंसिटी पर, वॉल्यूम पर, कितना उसने जगह घेरी है वो, और ग्रेविटेशनल एसिलरेशन पर भी ये डिपेंड करती है। वही चीज़ है ना, डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण एसिलरेशन पर डिपेंड कर रही है और उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगी। जैसे देखिए, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसके द्वारा पानी ज़्यादा हटाया गया तो वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसकी वजह से नीचे से फोर्स ज़्यादा लग रही है, और यहाँ पर पानी कम हटाया गया जिसकी वजह से नीचे फोर्स कम लग रही है। तो समझ में आया, ये है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसके बाद इसमें लास्ट में देखते हैं प्लवन क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है। देखिए, जब ऊपर से जो वस्तु का भार है सपोज 10 kg है
और नीचे से जो फोर्स लग रही है वो भी 10 kg की लग रही है, तो वो कंडीशन होती है आपकी फ्लोटेशन प्लवन का नियम। तो अगर एग्जाम में आ जाए फ्लोटेशन का नियम क्या होता है, प्लवन का नियम क्या होता है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड if the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body। कहने का मतलब सपोज अगर ये 10 kg का जैसे डायग्राम में लिखा है, सपोज मैं मान रही हूँ, अभी एग्जाम्पल के लिए ही मैं मान रही हूँ इसको बहुत कम, सपोज मैंने माना इस शिप का, वैसे तो ऐसा होगा नहीं पर हम मान लेते हैं, सपोज इस शिप का वेट 100 kg है। कितना है? 100 kg है और ये पानी में है। तो ये पानी में स्थिर अवस्था में तैरता ये तभी रहेगा जब जो नीचे से फोर्स है वो उतनी ही लगनी चाहिए जितना इस वस्तु का भार है, मतलब 100 kg की। तो इसके द्वारा जो पानी हटाया जाएगा, इस शिप के द्वारा जितनी जगह का पानी हटाया जाएगा, उस जितनी जगह का पानी जो हटाया गया है उसका भार, उसका वेट भी 100 kg ही होना चाहिए। यही आपका फ्लोटेशन का नियम है। अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड, एक बॉडी जो है पानी में वो फ्लोट तभी करेगी इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना, ये देखिए इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पानी में अंदर इमर्ज्ड है बॉडीज़ की, उसके द्वारा जितना पानी हटाया जा रहा है उसका वेट, सपोज इसने इतना ही पार्ट जो है, जैसे आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे इसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है, तो जो पार्ट पानी में डूबा हुआ है और उसके द्वारा जो पानी हटाया जा रहा है तो वो भी 100 kg ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका शिप का भार है। और यही आपका प्लवन का नियम होता है। ठोस का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्वीय केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर इक्वल पॉइंट पे आने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए ऊपर नीचे का। यही चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। बोथ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, है ना, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमूव्ड फ्लूइड मस्ट बी इन द सेम वर्टिकल लाइन, बिल्कुल सेम पॉइंट पर दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने चाहिए, तभी ये प्लवन का नियम वहाँ पर कार्य करेगा। तो मुझे लगता है ये आपको सारा समझ में आ गया होगा क्या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है ना, और क्या आपका बुआंट फोर्स होती है, जो नीचे से फोर्स लगती है जितना पानी हटता है वही आपकी बुआंट फोर्स है। इफेक्ट क्या होता है, उसके अलावा पास्कल का नियम क्या कहता है कि सभी जगह बल जो है वो बराबर होगा, चाहे आपने फोर्स थोड़ी सी जगह में लगाया है, ठीक है। और हमने द्रवों में दाब होता है, प्रेशर होता है लिक्विड में, वो कैसे आपका डेंसिटी पर, कैसे आपका हाइट पर वो डिपेंड करता है, वो हमने अच्छे से समझा। तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक था, मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।